हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार सभी को। कैसे हैं? मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश की ये हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास मौर्योत्तर काल की ले चुका हूँ, जिसमें हमने चर्चा की थी शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहक, वकाटक, चेदी वंश। मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया स्थानीय शासक और विदेशी शासक जो मध्य एशिया से आए थे। तो इसके पहले मैंने स्थानीय शासक, जो भारत के स्थानीय शासक थे, उनके छोटे छोटे राजवंश शुंग, कण्व, वकाटक, चेदी वंश के बारे में मैंने चर्चा कर दी है। तो आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल के मध्य एशिया से आए हुए प्रमुख राजवंश, जिनमें हम पढ़ेंगे हिंद यमन, इंडो ग्रीक, इन्हीं को इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को बैक्टेरियन कह देते हैं, सक्सिथियन, पार्थियन, पहलव, कुषाण, यूची के बारे में आज पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल वह काल है जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, उनके शासन में कोई योग्य शासक न बचा। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्यों का उदय शुरू हुआ। उन्हीं को मौर्योत्तर काल कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के मध्य एशिया से आए हुए प्रमुख राजवंश। तो मौर्योत्तर काल शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं सिकंदर जब भारत में आया था 326 ईसा पूर्व में, उसी टाइम उसका सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर। और मौर्य साम्राज्य हमारा 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता। सिकंदर जब भारत में आक्रमण करने के लिए घुसा तो सिकंदर ने दो राजाओं के साथ युद्ध लड़ा। एक पोरस के राजा तक्षशिला के राजा आम्भी और पंजाब के राजा पोरस के साथ उनका युद्ध हुआ। जो पोरस के साथ युद्ध हुआ उसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह कहानी का विषय मेरा ये था, जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था वो मध्य एशिया यूनान का रहने वाला था और सिकंदर भी वहीं का था। तो यूनान में, मध्य एशिया में इन्हीं वंशों का उदय हुआ। हिंद, यमन और शक, इनकी दो शाखाएं हुआ करती थीं। सेल्यूकस निकेटर का पश्चिमी व मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य हुआ करता था। उनके पौत्र एंटियोकस द्वितीय का साम्राज्य दो भागों में टूट गया था। एक हो गया बैक्टेरिया, जिसे कहते हैं हिंद, यमन, इंडो ग्रीक, और एक हो गया पार्थियन, जो इराक के एरिया में शासन करते थे। और जो बैक्टीरिया लोग हुए, जिन्हें इंडो ग्रीक, हिंद, यमन के नाम से जाना जाता है, ये अफगानिस्तान में शासन किया करते थे। और ऐसे करके इन दो वंशों का उदय हो गया। ये कहानी मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको एक स्टूडेंट होने के नाते सारी जानकारी पता होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको स्पेशली हाईलाइट कर दूंगा, तो उनको आप नोट्स में लिख लेना है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ये जो शासक हुए ये मध्य एशिया से भारत आए थे। ये है मध्य एशिया का एरिया, हिंदूकस पर्वत पार करके। सिकंदर भी वहीं से आया था, हिंदूकस पर्वत पार करके। यहाँ पर हिंद यमन इंडो ग्रीक का एरिया हो गया, यहाँ पर पार्थियन का एरिया। और जो कुषाण थे वो चीन में, कुषाणों का चीन से सटा हुआ एरिया रहता था। भारत में उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। हम शुरू करते हैं मध्य एशिया से आए हुए पहले शासक के बारे में। तो सबसे पहले आए थे हिंद, यमन, इंडो ग्रीक, इन्हीं को बैक्टेरियन के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रख लेना, क्रम पूछता है इनका कि सबसे पहले भारत में मध्य एशिया से आक्रमण करने कौन आया था। तो हिंद, यमन, इंडो ग्रीक लोग आए थे 190 ईसा पूर्व के लगभग। याद रख लेना 190 ईसा पूर्व के लगभग। इनकी दो शाखाएं हुआ करती थी। एक शाखा का नाम था डेमोटियस या यूथेडेमस, और दूसरी शाखा का नाम था यूक्रेटाइटिज। दो शाखाओं में पहली शाखा की राजधानी हुआ करती थी साकल सियालकोट, दूसरी की तक्षशिला। और इनके शासक याद कर लेना। यूथेडेमस शाखा का शासक था यूथेडेमस। डेमेट्रियस, ये नाम याद रख लेना। और एक नाम आपको जो मोस्ट है, मेनांडर, मेनांडर आपको याद रखना है। मेनांडर के बारे में चर्चा करेंगे हम थोड़ा 2 मिनट के बाद। और यूक्रेटाइटिज शाखा में यूक्रेटाइटिज, एंटीयालकिड्स के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये पुष्य शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में आया था और इन्होंने एक शिलालेख लिखवाया, हेलियोडोरस शिला। हाँ, एंटीयालकिड्स का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, जो शुंग शासक भागवत के दरबार में आया था और एक अभिलेख की रचना की थी जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ लेख। ये विदिशा
मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसके बारे में इतना ही खास है। और मेनांडर के बारे में तो बहुत कुछ खास है। मेनांडर के बारे में चर्चा, मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ये याद रख लेना। पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजित, मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। मेनांडर के बारे में एक बात याद रख लेना, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मेनांडर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। मेनांडर बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ इनकी एक वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक लिखी जाती है। और ये पुस्तक आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि मिलिंद पन्हो पुस्तक जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक नागसेन के द्वारा लिखी गई थी। इसमें मेनांडर और नागसेन की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। हाँ, तो मेनांडर के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो और जानते हैं हिंद यमन के बारे में। हिंद यमन 190 ईसा पूर्व भारत आक्रमण, यहीं से हिंद यूनान शासक की शुरुआत हुई और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध पर अधिकार कर लिया। और पॉइंट याद कर लेना जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिंद यमन ने ही नाटक में पर्दा उठाने और गिराने की शुरुआत की और इसको यमनिका के नाम से जाना जाता है। पहले भारत में नाटक हुआ करते थे लेकिन पर्दा नहीं सामने हुआ करता था। तो पर्दा उठाने और गिराने की शुरुआत हिंद यमन ने ही शुरू की और इसको यमनिका के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यमन ने चलाए। तो सिक्के के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यमन ने चलाए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्ता शासकों ने चलवाए। और कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए और लेड शीशे के सिक्के सातवाहक वंश ने चलवाए। ये सिक्कों पर बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और एक आर्ट डेवलपमेंट हुई हेलेनिस्टिक आर्ट, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। हेलेनिस्टिक आर्ट किस शासन काल में विकसित हुई। तो हिंद यमन इंडो ग्रीक शासन काल में विकसित हुई हिंद आर्ट। एक गंधार कला इसी का मिश्रण है। गंधार कला जो है मूर्ति बनाने की एक कला है और हेलेनिस्टिक आर्ट भी एक मूर्ति बनाने की कला है। ये गंधार कला मथुरा और हेलेनिस्टिक आर्ट का मिक्सचर है। मथुरा कला जो मूर्ति बनाने की है वो हमारी स्वदेशी कला है। मिलिंद की बौद्ध दार्शनिक नागसेन से मुलाकात हुई, ये आपको मैंने बता दिया है। मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथ में। और हिंद यमन की शुरू एक रोचक बात यह है कि इन्होंने सिक्कों पर राजाओं का चित्र अंकित करने की प्रथा शुरू की और डेट भी सिक्कों पर शुरुआत की डालने की। तो हिंद यमन इंडो ग्रीक से बनने वाले सारे फैक्ट इतने ही हैं। अगले शासक के बारे में बात करते हैं हम, शक, जिनको सीथियन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में कब आए। तो 90 ईसा पूर्व में ये भारत में आए। इनकी 5 अलग अलग शाखाएं हुआ करती थी। एक शाखा तो उनकी अफगानिस्तान में ही रह गई, लेकिन 4 शाखाएं भारत में आई। 4 शाखाओं भी 2 हिस्सों में विभाजित थी। इनको क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। 2 शाखाएं, पहली शाखा हो गई उत्तरी क्षत्रप और दूसरी हो गई पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में 2 राजधानी हुआ करती थी, तक्षशिला, एक मथुरा। मथुरा में एक शासक हुआ, तक्षशिला में एक शासक हुआ जिसका नाम था माउस। माउस को मवेज के नाम से जाना जाता है और ये जानकारी हमें मिलती है तक्षशिला ताम्रपत्र से। और मथुरा में एक शासक हुआ राजुल, जिसे सोडास के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडो ग्रीक को हराया था, ये बात महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक एक राजधानी इनकी हो गई, एक हो गई उज्जैन। नासिक में सहरावत वंश का शासक हुआ करता था। नासिक में इन्हीं का एक सहरावत वंश था सक्सीथियन का। इनका शासक हुआ करता था नहपान, महत्वपूर्ण शासक है। और सर्वाधिक सक्सीथियन के बारे में हम चर्चा करते हैं रुद्रदामन के बारे में। एग्जाम में अक्सर रुद्रदामन के ऊपर ही प्रश्न बनता है। तो रुद्रदामन की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका वंश हुआ करता था चस्टन वंश या कार्ल लसन वंश, इसका शासक हुआ करता था रुद्रदामन। अब चर्चा करेंगे हम रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन का क्षेत्र विस्तार था सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, जूनागढ़। तो रुद्रदामन जो था इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नाम नोट कर लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब काव्य शैली है, 20 पंक्तियां हैं इस अभिलेख में, 20 पंक्ति हैं इस अभिलेख में। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में लिखा गया है। सुदर्शन झील के बारे में हम चर्चा करते हैं। सुदर्शन झील से बनने वाले प्रश्न, एक तो बनता है सुदर्शन झील गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, जो गुप्ता वंश के शासक हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। मौर्य वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया, और अशोक ने इस सुदर्शन झील से नहरों को जोड़ा, जिससे मौर्य वंश में सिंचाई की जाती थी। तो एग्जाम में बनता है सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्ण उद्धार किसने करवाया? तो सर्वप्रथम जीर्ण उद्धार करवाया था अशोक ने। अगर ऑप्शन में अशोक न दिया गया हो तो सर्वप्रथम रुद्रदामन दिया होगा, रुद्रदामन ने करवाया था। फिर गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो सुदर्शन झील के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और रुद्रदामन ने सातवाहक शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को 2 बार हराया है। और शक शासन के बारे में एक जानकारी और है कि शक शासन का अंतिम शासक जो हुआ था उसका नाम था रुद्रसेन तृतीय, जिसको मालवा के एक शासक विक्रमादित्य ने हराया था। और हराया क्या, उनकी मृत्यु ही कर दी थी विक्रमादित्य ने। और विक्रमादित्य ने उस टाइम पर मालवा में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए, और इसी टाइम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, और विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। अभी तक भारत में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। उनमें से एक नाम आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो गुप्ता वंश के प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। अभी तक भारत में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और ये पूरी जानकारी हमें मिलती है जैन ग्रंथ कालकाचार कथानक से। कालकाचार कथानक से ये पूरी जानकारी मिलती है। जो शक शासक हुए, ये चारागाह की खोज पर भारत आए थे। ये देखिए, ये सारा कुछ स्लाइड में लिखा है। अंतिम शक शासक रुद्रसेन तृतीय को मालवा के शासक विक्रमादित्य ने हराया, और यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, और व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए मालवा में। और भारत में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। उनमें से एक प्रमुख शासक हैं गुप्ता वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। यह पूरी कहानी जैन ग्रंथ कालकाचार कथानक से मिलती है। इसके पहले मेरे से एक गलती हुई, मैंने तिथि युक्त सिक्के के बारे में चर्चा की थी। तो मैंने चर्चा की थी कि हिंद यमन ने तिथि युक्त सिक्के चलवाए थे, लेकिन वो गलती से मेरे से निकल गया था। सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के चलाने का श्रेय शक लोगों को जाता है। और अगले शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला वंश है पार्थियन, जिसको पहला वंश के नाम से जाना जाता है। ये पहली शताब्दी में भारत आया था, और ईसा पूर्व के अंत में। पार्थियन लोग ईरान से आए। पहला शासक माउस था। एक माउस हमने पढ़ा था हिंद यमन। और पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रडेटस प्रथम था। महान शासक गोंडो फर्नवीस 20 से 41 ईस्वी तक शासन किया। इसी के शासनकाल में तख्त ए बही अभिलेख पेशावर से प्राप्त हुआ, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। और एनटीपीसी 2025 में यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। एक बना कि तख्त ए बही शिलालेख कौन सी ईस्वी में लिखा गया? तो पहली ईस्वी में लिखा गया है। इसका आंसर ये हो गया था। उसमें ऑप्शन में दिए थे दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली। और गोंडो फर्नवीस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया, और इसकी तमिलनाडु में किसी ने हत्या कर दी। और एक क्वेश्चन एनटीपीसी में बना था कि तख्त ए बही शिलालेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? कनिष्क, रुद्रदामन, गोंडो फर्नवीस, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो आप गोंडो फर्नीज के बारे में जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में गोंडो फर्नीज को एक नाम याद रख लेना, क्या नाम से जाने जाते हैं इस शिलालेख में? गुदबहिर के नाम से गोंडो फर्नवीस को जानते हैं इस शिलालेख में, गुदबहिर। और फारसी में इसका नाम बिंदफर्ण याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। गुदबहिर तख्त है बही शिलालेख में गोंडो फर्नवीस का नाम मिलता है, और बिंदफर्ण फारसी भाषा में इसका नाम मिलता है। तो अगला राजवंश है हमारा कुषाण।
कुषाण के बारे में हम अगला वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बड़ा वीडियो हो जाता है, तो अगले वीडियो में हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे और इन चारों शासकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।